Hello students, welcome back. Students, in the last video we discussed about cooperative society, what is the meaning of cooperative society and what are general features and merits of cooperative society. Students, today we will discuss about limitations of cooperative society. What are the main limitations of cooperative society? कोऑपरेटिव सोसाइटी की बेटा जो लिमिटेशन होती है उनमें सबसे पहले आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों बोलते हैं हम इसके अंदर कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर वैसे तो काफ़ी सारे मेंबर होते हैं, बट यूजुअली सोसाइटी में हम जो कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग होते हैं, अपनी कॉमन इंटरेस्ट के लिए सोसाइटी का निर्माण करते हैं और 10 मेंबर है, 15 है, 20 मेंबर है, उनके द्वारा जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है वो भी काफ़ी स्मॉल अमाउंट के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, जिस वजह से इसके अंदर कैपिटल का रेशियो कैपिटल का स्केल जो होता है वो काफ़ी कम होता है। इवन जो कैपिटल है वो कुछ मेंबर के हंड्रेड्स के अंदर 100, 200 या 500 इस तरीके से इवन स्मॉल अमाउंट्स के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है। तो उस वजह से अक्सर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कैपिटल का जो लेवल होता है वो काफ़ी लो होता है, जिस वजह से बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज। सेकंड वन इज इन एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। अक्सर ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये सोसाइटी में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं उन लोगों के द्वारा फॉर्म की जाती है अपनी कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इनके अंदर कैपिटल का रेशियो काफ़ी लिमिटेड होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जिस वजह से ये अपने सोसाइटी के लिए बाहर से एक्सपर्ट्स हायर करने में अनेबल होती है, कैपेबल नहीं हो पाती, जिस वजह से जो भी बिजनेस के मेंबर्स हैं वही अपने बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि मैनेजरियल लेवल जो होता है वो क्या होता है, मैनेजमेंट जो होती है वो कहीं ना कहीं काफ़ी इनएफिशिएंट की मैनेजमेंट होती है। थर्ड वन, लैक ऑफ सीक्रेसी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एक तो मेंबर्स काफ़ी सारे होते हैं, मिनिमम 10 और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट होती ही नहीं, 1000, 10,000, 100 कितने भी मेंबर हो सकते हैं। तो बिजनेस के जो भी हम कहते हैं इश्यूज़ हैं वो सभी मेंबर्स के सामने डिस्कस किए जाते हैं। तो बिजनेस के सीक्रेट्स हैं वो मार्केट में डिस्क्लोज हो सकते हैं। सेकंड थिंग, जो भी बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो गवर्नमेंट्स के पास हमें डिपॉजिट करने होते हैं, गवर्नमेंट के सामने हमें शो करने होते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं जो बिज़नेस की जो सीक्रेसी है, सीक्रेसी का लेवल काफ़ी लो होता है। बिज़नेस के जितने भी मेंबर्स हैं, कोई भी मेंबर कभी भी बिज़नेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है और वो जो भी सोसाइटी के मेंबर है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी पार्टनर या मेंबर हो सकते हैं। तो जिस वजह से बिजनेस की जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर हम कहते हैं जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो सीक्रेट नहीं रह पाते। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस या गवर्नमेंट कंट्रोल। अक्सर क्या होता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो उन्हें गवर्नमेंट से टैक्स बेनिफिट मिलता है। कई बार कई कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट से ग्रांट वगैरह भी इशू होती है। तो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट की फंडिंग जो होती है उस पर डिपेंड करती है, जिस वजह से गवर्नमेंट का इसमें काफ़ी इंटरफेरेंस होते हैं। कई बार जो गवर्नमेंट में जो भी रूलिंग पार्टी है या पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मिसयूज़ करती है, इनको अपने हिसाब से ऑपरेट करती है और अपना इन्फ्लुएंस उनको दिखा के अपने पर्सनल
जो भी कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी है, पर्सनल एजेंडा को फुलफिल करने के लिए इनका इस्तेमाल करती है। तो हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस या गवर्नमेंट कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटीज ऑफ डिस्प्यूट्स, या फिर हम सकते हैं डिफरेंसेस इन ओपिनियन। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कम से कम 10 मेंबर होते हैं, तो ये जो 10 मेंबर है इनके हो सकते हैं अलग अलग मुद्दों पर इनकी राय अलग अलग हो। तो जिस वजह से क्या होता है, काफ़ी मेंबर होने की वजह से लगभग ऐसा बहुत कम होता है कि देखो एक मुद्दे के ऊपर सभी मेंबर्स एक राय हो। किसी भी एक मुद्दे पर अलग अलग मेंबर्स की अलग अलग राय हो सकती है, और उस वजह से इन मेंबर्स में अक्सर विवाद की या झगड़ों की संभावना भी बनी रहती है। दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट्स। तो कई बार क्या होते हैं, जो मेंबर्स वगैरह होते हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी है, वो पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, जो इंडिविजुअल या फिर पर्सनल वेलफेयर के लिए काम करना स्टार्ट कर देती है। तो दीज आर सम मेजर लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के कौन कौन से टाइप होते हैं, इसमें सबसे पहले आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेकंड वन इज थर्ड वन मार्केटिंग सोसाइटी। फोर्थ वन इज फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। सिक्स्थ वन इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड लास्ट वन इज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कई तरह की होती है, काफ़ी तरह की होती है, बट प्राइमरीली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनमें हम बेसिकली इन 6 टाइप की कोऑपरेटिव स्टडीज जो सोसाइटी होती है इनकी स्टडी करते हैं, इनकी इंटेंस स्टडी की जाती है। ये ओवरऑल जितनी भी टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उन सभी में मेजर जो कंट्रीब्यूशन होता है या मेजर जो क्लासिफिकेशन होता है, इन्हीं 6 टाइप्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है बेटा, कि जैसे कई बार मेट्रो सिटीज़ के अंदर हम कहते हैं कोई सोसाइटीज़ होती है, हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह होती है, जिसमें एक पर्टिकुलर लोकेलिटी कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर काफ़ी सारे फ्लैट होते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर कुछ बिल्डिंग्स होती हैं, उन बिल्डिंग्स के अंदर काफ़ी सारे फ्लैट्स होते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारी फैमिलीज़ रहती है। तो काफ़ी सारी फैमिलीज होने के नाते क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो इनकी ज़रूरत लगभग हर घरों के अंदर होती है, जैसे हम कहते हैं नमक है, आटा है, चीनी है। तो कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स होते हैं ग्रोसरी के जिनकी रिक्वायरमेंट अक्सर हर घर में होती है। तो इसमें क्या होता है, लगभग 40 या 50 या 100 फैमिलीज मिलके अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, और डेली ग्रोसरी के जो प्रोडक्ट्स हैं कलेक्टिवली मिलकर सभी जो भी हम कहते हैं मेंबर्स हैं मिलकर एक साथ परचेज कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं चीनी है, लगभग हम कहते हैं एक सोसाइटी के अंदर 50 फैमिलीज है, लगभग हर फैमिली के अंदर ग्रोसरी के अंदर शुगर की कंजप्शन होती है। तो एक तो हम 1-1 किलो या 2-2 किलो या 5-5 किलो चीनी अलग अलग
इंडिविजुअल अलग अलग परचेज करें इससे रिटेलर से, तो उसमें 100 प्रोडक्ट महंगा पड़ता है। एक हमें लगता है भी शुगर क्या है, कॉमन प्रोडक्ट है जिसकी रिक्वायरमेंट हर फैमिली में होती है, तो सभी ने मिलकर सोसाइटी बना रखी है और सभी ने मिलकर इसको होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से ही इकट्ठे 1 क्विंटल या 2 क्विंटल शुगर जो है वो परचेज कर ली। उससे क्या होगा, माल हमें कम कीमत के ऊपर उपलब्ध हो जाएगा। जिस कीमत पे हमारा माल आया उस प्राइस के ऊपर जो मेंबर्स हैं उसको वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कोऑपरेटिव में कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं जो कॉमन यूज प्रोडक्ट होते हैं उनको बल्क स्केल के ऊपर परचेज कर लेते हैं, जिससे हम जैसे ना जो प्राइस हमें होलसेलर से अवेलेबल होते हैं रिटेलर को वो इसी प्राइस में हमें अवेलेबल हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट कम कीमत पर अवेलेबल होता है और उस प्रोडक्ट को हम जो कॉस्ट प्राइस के बिहाफ पर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट वन इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, कई बार जो हम कहते हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है जो बल्क स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करती है। बल्क स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करने की वजह से क्या होता है कि उनका जो माल होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, जिस वजह से मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट को कम कीमत पर बेच सकती है, जिससे जो छोटे प्रोड्यूसर होते हैं उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसमें कई बार क्या होता है, कई बार स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो मिलकर यूनियन बना लेते हैं, मिलकर अपनी सोसाइटी बना लेते हैं और सभी मिलकर मिलकर प्रोडक्शन करते हैं, सभी मिलकर बल्क स्केल के अंदर प्रोडक्शन करते हैं। जिससे क्या होता है, जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं सभी मैन्युफैक्चरर्स की जो कॉस्टिंग होती है वो कम हो जाती है। माल बन गया, फिर सभी उस जो माल बनकर तैयार हुआ है सभी उसको अपने अपने नाम से मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन सोसाइटी का जो मेन पर्पस होता है, जो बड़ी बड़ी कैपिटलिस्टिक कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी होती है, तो वो जितने बड़े स्केल पे काम कर रही है तो उनसे हम कंपटीशन कर सके और उनके मुकाबले में अपना माल मार्केट में बेच सके। तो उसके लिए क्या होता है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है, एक तो हम कहते हैं कि हमें 1000 यूनिट्स रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, एक 20 मैन्युफैक्चरर है, 50 मैन्युफैक्चरर है, सभी कॉमन प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो सभी ने मिल के हम कहते हैं इंडिविजुअली हम 100 यूनिट्स परचेज करते रॉ मटेरियल की, अब हम 10,000 कर रहे हैं या 1 लाख यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, सभी कॉस्टिंग ओवरऑल कम हो जाएगी, जिस वजह से हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाएंगे, कॉस्टिंग हमारी कम हो जाएगी। तो उससे हम जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज है, उनको हम उनके द्वारा हमें जो कंपटीशन दिया जाता है उसको फेस कर सकते हैं और उस मार्केट में हम इजीली स्टैंड कर सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है कि इसमें क्या होता है, काफ़ी कुछ हद तक ये प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह मिलती है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि मिलकर माल का प्रोडक्शन करते हैं और माल बेचते हैं अलग अलग नाम से, अपने ही जो ना अलग अलग मैन्युफैक्चर अपने अलग अलग नाम से माल बेचते हैं। इसमें क्या होता है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपने अपने स्केल के ऊपर, अपने अपने लेवल के ऊपर माल का प्रोडक्शन करते हैं और फिर सभी मैन्युफैक्चरर्स जितने हम गए छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास जितने माल तैयार हुआ है उन सभी को वो एक कॉमन नाम से मार्केट में सेल आउट करते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। जिसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपने आउटपुट को एक सेंट्रलाइज एजेंसी के थ्रू, एक ही एजेंसी के थ्रू माल बेचते हैं, एक कॉमन नाम से ही माल बेचते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके बेटा, जैसे हम कहते हैं आपका बीकानेर के अंदर एक वो कहते हैं लिज्जत पापड़ उद्योग, उसमें क्या है, लिज्जत पापड़ उद्योग के अंदर एक गांव है, वहाँ पर स्वयं सभी महिलाओं का समूह है। ये महिलाएं अपने अपने घरों के अंदर चावल का उसका पापड़ का प्रोडक्शन करती है और सभी अपने इकट्ठा करके फिर उसको लिज्जत पापड़ के नाम से मार्केट में सेल करती है। तो क्या बोलेंगे उसको हम, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नेक्स्ट वन इज फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होते हैं, कई बार एक जो खेत वगैरह होते हैं, आजकल आबादी बढ़ने की वजह से जो खेतों का वही हम कहते हैं पुश्तैनी ज़मीन है उसके बंटवारे होते जाते हैं, उस वजह से क्या होता है खेती लायक ज़मीन है वो सिकुड़ती जा रही है। तो उसमें कई बार क्या होता है, छोटी सी ज़मीन के लिए जब किसान मार्केट से बीज वगैरह खरीदता है, खाद खरीदता है, या हम कहते हैं कि उन्होंने जो भी खेती के उपकरण खरीदते हैं तो वो उसको काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो कई बार क्या होता है, एक स्थान पर जो भी किसान हैं वो आपस में अपने अपनी ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं। बेशक से सभी की ज़मीन निश्चित होती है, ये ज़मीन इतना हिस्सा इतना इसका, इतना हिस्सा इस किसान का, इतना हिस्सा इस किसान का, तो सभी अपनी अपनी ज़मीन सभी की निश्चित होती है।
मिलकर बड़े मात्रा में अपना एक एसोसिएशन बना लेते हैं, सोसाइटी बना लेते हैं, मिलकर बड़ी मात्रा में बीज खरीदते हैं, मिलकर बड़ी मात्रा में खाद खरीदते हैं और कृषि उपकरण मिलकर सभी सार्वजनिक पूंजी लगाकर ही कृषि उपकरण, जैसे हम कहते हैं ट्रैक्टर खरीद लिया, थ्रेसर खरीद लिया, जिसका इस्तेमाल सभी के खेतों में किया जाता है। तो इस वजह से सभी की लागत कम हो जाती है और सभी एक दूसरे खेतों में श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, जिससे जो लेबर कॉस्ट है वो बच जाती है। तो इससे सभी किसान अधिकतम बेनिफिट उठा सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट वन इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है बेटा कि इसमें कई बार क्या होते हैं, अपनी फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए कुछ लोग अपनी एसोसिएशन बनाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जितने भी मेंबर्स हैं हर मेंबर एक निश्चित रकम हर महीने सोसाइटी में जमा करता है और जिस भी मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो जो जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है, जिस भी मेंबर की रिक्वायरमेंट है उस मेंबर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे पैसा दे दिया जाता है और उससे एक निश्चित दर के ऊपर ब्याज वसूला जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? कम दर के ऊपर ब्याज वसूला जाता है, जिससे जिस व्यक्ति को जब भी पैसे की आवश्यकता है उस पैसे की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें क्या होता है, जो भी इसके मेंबर्स हैं उन्हें शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, इजी टर्म्स के ऊपर, कम इंटरेस्ट के ऊपर। क्या बोलते हैं उसको हम? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेटा जितनी भी बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके अंदर मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती, बट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं वो कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम मेंबर्स की इसमें लिमिट होती है, दैट इज 100। इसमें 100 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। ओके बेटा। एंड लास्ट वन इज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। कई बार क्या होता है, कुछ लोग एक एरिया के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं, मिलके हम सभी को मकान की रिक्वायरमेंट होती है तो सभी लोग मिलकर बड़ी ज़मीन परचेज कर लेते हैं। एक तो हम कहते हैं कि 100 यार्ड का या 150 यार्ड का हम प्लॉट परचेज करें, वो काफ़ी महंगा पड़ता है। उन्होंने क्या है, 10 लोगों को मकान बनाने हैं, 10 या 15 लोगों को मकान बनाने हैं, 20 लोगों को मकान बनाने हैं, सभी ने मिल के एक ज़मीन खरीद ली तो वो ज़मीन की कीमत सस्ती पड़ गई, खेत के बराबर ज़मीन हो गई। सभी ने मिल के अपने अपने वहाँ पे मकान बना लिए। इसमें क्या है, सभी ने मिल के जब बड़ी क्वांटिटी के अंदर सीमेंट है, ईंट है या लेबर हम हायर कर रहे हैं तो बल्क स्केल के ऊपर काम होता है, तो सभी की लागत क्या जाती है? कम हो जाती है। तो इसका ये जो सोसाइटी होती है वो उनका मेन पर्पस होता है कि लोगों को, जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनको जो हाउसिंग नीड्स हैं उसको फुलफ़िल किया जा सके, या फिर हाउस की जो भी कंस्ट्रक्शन है उसके लिए उनको फाइनेंस की अवेलेबिलिटी हम करवा सके, जो हाउसिंग प्रॉब्लम्स को इनको हम दूर कर सके। तो इसमें अगर कोई मेंबर ने मकान बनाया तो उसमें हम इंस्टॉलमेंट के अंदर उससे पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सोसाइटी क्या करती है, अक्सर प्लॉट एग्रीकल्चर लैंड है या परचेज करके उसको डेवलप करती है हाउसिंग सोसाइटी के रूप में और उसमें प्लॉटिंग करके और मकान बना के अपने मेंबर्स को एलोकेट कर देती है। इसमें उनकी जो कॉस्टिंग होती है वो काफ़ी कम पड़ती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो स्टूडेंट्स, these are main types of cooperative societies, that is consumer cooperative society, जिसके अंदर कंज्यूमर्स मिलके अपने ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें बल्क स्केल में मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से गुड्स परचेज करते हैं, जिससे कीमत कम होती है और सभी उस कम कीमत के साथ जो माल परचेज आया आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सेकेंड वन, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये लार्ज कॉर्पोरेट हाउस है, उनके द्वारा जो बल्क से प्रोडक्शन किया जाता है तो उनसे हमें जो कंपटीशन मिलता है उस कंपटीशन को फेस करने के लिए स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स आपस में अपनी यूनियन बनाते हैं और बल्क स्केल के ऊपर रॉ मटेरियल मिल के प्रोडक्शन करते हैं, बल्क स्केल पर रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, जिससे सभी की कॉस्टिंग क्या होती है? कम हो जाती है और फिर उस माल को अपने अपने नाम से मार्केट में सेल करते हैं। नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग सोसाइटी। इसमें जो स्मॉल मैन्युफैक्चर होते हैं, माल का प्रोडक्शन तो अपने लेवल पर इंडिविजुअल अलग अलग करते हैं, बट जो भी माल का प्रोडक्शन हुआ है उस गुड्स को अपनी एक यूनियन बना के और कॉमन नाम से मार्केट में सेल करते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो सोसाइटी होती है वो फार्मर्स के द्वारा आपस में मिलके फॉर्मुलेट की जाती है। इसमें काफ़ी सारे फार्मर्स मिलके जिनकी ज़मीनें आपस में लगती होती है, एक दूसरे से ज़मीनें एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो मिलके सभी के खेतों में सभी फार्मर्स मिलकर काम करते हैं। बल्क स्केल में बीज है, खाद वगैरह है, ट्रैक्टर वगैरह है, परचेज करते हैं और उन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल सभी खेतों में किया जाता है, जिससे इनकी लागत कम हो जाती है और वो अपनी खेती के ऊपर अधिकतम बेनिफिट उठा सकते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम? फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट वन, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी।
ये इसके जो भी मेंबर्स होते हैं उनके फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करते हैं। इसके अंदर जितने मेंबर होते हैं वो एक निश्चित रकम हर महीने एक पीरियडिकली जमा करते हैं, और जितने भी मेंबर्स को जब भी जिस भी मेंबर को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है उस मेंबर को वो फाइनेंशियल जो नीड है वो फुलफिल करते हैं, उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं ईजी टर्म्स के ऊपर और कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर। क्या बोलते हैं उसको हम, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इन सोसाइटीज़ के अंदर जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं उसकी लिमिट क्या होती है, 100। और नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये क्या होती है, ये ऐसे लोगों के द्वारा बनाई जाती है जो अपना खुद का मकान कम कीमत पर बनाने में इच्छुक होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जिनकी लिमिट इनकम होती है तो लोग मिलकर जिन भी लोगों को मकान की आवश्यकता है मिलकर ज़मीन परचेज करते हैं और उस पर सभी अपने अपने ज़मीन पर अपने अपने फ्लैट डेवलप कर लेते हैं या मकान डेवलप कर लेते हैं। तो कॉमन मैप होता है सभी के अंदर और कॉमन लेबर होती है, कॉमन रॉ मटेरियल होता है, जिस वजह से माल इनका जो मकान वगैरह होते हैं कम कीमत पर बन के क्या करते हैं, जिन मेंबर्स का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको वो इजी टर्म के ऊपर लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं और उनसे कम इंटरेस्ट के ऊपर इंस्टॉलमेंट के रूप में रकम रिसीव करते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो स्टूडेंट्स, this chapter is complete now, and in the next video we will discuss about joint stock company और company organization कि what are the types of company, इसके merits क्या हैं, features क्या हैं, limitations क्या है, और उसके बाद कंपनी की फॉर्मेशन कैसे की जाती है। टिल देन गुड बाय।